हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई 2022 का पेपर। ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम 51 से लेके 75 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर 2021 के भी वीडियो मिल जाएंगे और 22 के भी मिलेंगे, तो ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ इवेपोरेशन रेट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन रेट क्या होती है। इन बॉयलर अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर ओवर, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमाउंट किस में होगा, किलोग्राम में, पर ओवर यानी कि किलोग्राम पर ओवर, तो ये हो जाएगी आपके इवेपोरेशन रेट की यूनिट। दूसरा होता है किलोग्राम ऑफ स्टीम पर ओवर पर यूनिट हीटिंग सरफेस, यानी कि यूनिट सरफेस में कितना जो है स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक यूनिट और हो जाएगी किलोग्राम पर यूनिट एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, यानी कि पर ओवर, तो ये भी यूनिट हो जाएगी। अब देखिए 1 किलोग्राम जो है स्टीम बनाने के लिए हमको कितना फ्यूल यूज़ करना पड़ा, तो अमाउंट ऑफ स्टीम पर यूनिट ऑफ फ्यूल, तो किलोग्राम ऑफ फ्यूल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी यूनिट नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ना कि फोर्थ। ये तो यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट लिंक्ड विद द बर्नौली इक्वेशन। देखिए यदि हम सिंपली बात करें, बर्नौली इक्वेशन जो है वो सबसे पहला तो सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है। तो यदि हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है और ये होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इक्वेशन क्या होती हैं, P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी, फिर चाहे प्रेशर एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, तीनों का जो समेशन है वो हमेशा सेम रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बर्नौली इक्वेशन के एजम्पशन कौन कौन से थे, तो इसके 5 एजम्पशन थे। पहला बात करें हम, फ्लो इज़ लेमिनार, फ्लो लेमिनार होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, ये बर्नौली का सबसे पहला एजम्पशन है। फ्लो इज़ इररोटेशनल, दूसरा एजम्पशन क्या है, फ्लो इज़ इररोटेशनल। यदि फ्रेंड्स आपको याद नहीं है तो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना। तो फ्लो इज़ इररोटेशनल, फ्लो इज़ लेमिनार, और तीसरा है फ्लो इज़ इनविसिड। इनविसिड का मतलब है जो विस्कोसिटी है वो ज़ीरो मानी गई है यहाँ पे। और तीसरा है फ्लो इज स्टडी, स्टडी का मतलब होता है फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन दी टाइम। और लास्ट वहाँ है फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, द लिक्विड इज आइडियल। आइडियल का मतलब क्या है, जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि एजम्पशन था फ्लो इज इनविसिड, यानी कि विस्कोसिटी जीरो होगी, और जब विस्कोसिटी जीरो होगी तो लिक्विड आइडियल होगा और फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि डेंसिटी बी कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए कैम एंड फॉलोवर कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि पेयर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है हायर पेयर, दूसरा होता है लोअर पेयर। हायर पेयर में पॉइंट कांटेक्ट होता है और लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो पॉइंट कांटेक्ट होता है, इसलिए वो हायर पेयर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ द कॉनिकल सरफेस बाय ए ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज। तो हमको ग्रेजुअल रिडक्शन करना है। देखिए मैं आपको डायग्राम से बना के बता देता हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। ये हमारी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, कॉनिकल सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डायमीटर है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो ये हम करेंगे टेपर टर्निंग ऑपरेशन से। ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा।
यदि हम बात करें ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग आप सभी को पता है, जब कोई हम होल प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोसेस ड्रिलिंग कहलाता है, और उसी होल को यदि हमको बड़ा करना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोरिंग प्रोसेस। और नर्लिंग, ये इंपॉर्टेंट है। नर्लिंग प्रोसेस, देखिए आपने कोई भी देखा होगा, जैसे आपके घर में कोई चीज़ है जो हाथ से हम पकड़ते हैं, जिसका हत्था जो होता है वो उसके ऊपर ग्रिप लगा हुआ होता है, ग्रिप, ताकि वो हम इजीली पकड़ सकें। तो कोई भी टूल होता है उसमें हम ग्रिप बनाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, ये ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं नर्लिंग ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो ब्लो होता है जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ जाएगा, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। और यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो प्रोसेस जो होता है आपका इरिवर्सिबल होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ये आपका फ्री एक्सपांसन है। फ्री एक्सपांसन में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के दो पार्ट है, इस एक पार्ट में जो है गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस है, और दूसरी तरफ वैक्यूम है, यानी कि खाली है। तो जब हम यहाँ पे एक छोटा सा होल प्रोड्यूस कर देंगे तो ये गैस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी दोनों में। तो क्या ये प्रोसेस वापस हो सकता है? अपने आप नहीं हो सकता, यानी कि एक बार वैक्यूम जो है फिल हो गया तो वो फिल ही रहेगा। तो ये प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वैसे ही थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है लेकिन प्रेशर रिड्यूस होता है, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए रजिस्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफर होती है वो भी इरिवर्सिबल होता है। हीट ट्रांसफर थ्रू ए इनफाइनाइटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या होता है? टेंस टू जीरो, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है? लगभग जीरो है, यानी इक्वल ट्रांसफर हो रहा, इक्वल टेम्परेचर है लगभग। तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इन ए बॉयलर टेस्ट 1250 किलोग्राम ऑफ coal is consumed in 24 hours. The mass of water evaporated is 13,000 kilogram and the mean effective pressure is 7 bar. The feed water temperature is 40 degrees Celsius. Heating value of coal is 30,000 kilojoule per kilogram. The enthalpy of 1 kilogram of steam at 7 bar is 2570.7 kilojoule. Equivalent evaporation per kilogram of coal is. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन होता क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ फीड वाटर पर यूनिट टाइम विच कन्वर्टेड 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड स्टीम। यानी सिंपल सी हम बात करें तो ये कितना वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में, वो स्टीम कैसी होगी? ड्राई एंड सैचुरेटेड। तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बराबर मास ऑफ वाटर इंटू H माइनस HW। H यहाँ पे क्या है? एंथैल्पी ऑफ स्टीम आफ्टर इवेपोरेशन, और HW क्या है? एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर टू द मास ऑफ फ्यूल इंटू 2257। अब यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? मास ऑफ वाटर दे रखा है, मास ऑफ फ्यूल दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम आफ्टर इवेपोरेशन। देखिए यहाँ पे देखिए द एंथैल्पी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 7 बार इज 2570। तो 7 बार का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखिए द मास ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इज 13,000 किलोग्राम एंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 7 बार। यानी कि जब वाटर इवेपोरेटेड हो गया तब वहाँ पे प्रेशर 7 बार था। तो 7 बार पे जो एंथैल्पी होगी वही एंथैल्पी क्या होगी? स्टीम की होगी। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 13,000 और एंथैल्पी कितनी दे रखी है? 2570 अपॉन मास ऑफ फ्यूल कितना है? 1250 किलोग्राम इंटू 2257। अब यहाँ पे देखिए एंथैल्पी ऑफ वाटर ये हमको नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? एंथैल्पी बराबर क्या होता है? H बराबर mCp डेल्टा T होता है। तो यहाँ पे देखिए एंथैल्पी ऑफ 1 किलोग्राम, यानी कि ये जो हमको किलो जूल में दे रखी है वो 1 किलोग्राम की दे रखी है, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलो जूल पर किलोग्राम। तो हम यहाँ पे जो
एंथैल्पी निकालेंगे, वो हो जाएगी Cp डेल्टा T। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती हैं। ये होती हैं 4.184 किलो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो ये हो जाएगी आपकी किलो जूल पर किलोग्राम में, और ये वैल्यू आ जाएगी 167.36। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं 167। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी आपके 2503। अब देखिए हमको सोल्व कैसे करना है। ये 1250 है, 1250 का डबल कितना होता है 2500, तो मैं इसको 2500 ही मान लेता हूँ, ये लगभग 2 बार जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ी इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करता हूँ, इसको 13000 ही रहने देता हूँ, और ये 2 हो गया, और ये 2257 है ना, तो मैं इसको 2200 ही ले लेता हूँ। तो क्या है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो ये कट जाएगा, ये 1100 हो जाएगा, और 2 जीरो तो वैसे ही कट जाएंगे। तो यानी कि 130/11 है। 130/11 का मतलब क्या हो गया, 11 का 11 टाइम्स कितना हो जाएगा 121, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 4th करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हमको कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रखनी है। द रेशियो ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर टू द स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है ρg, तो P/ρg क्या होता है प्रेशर हेड। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर इज, वैसे तो आपको याद रखना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे आता है। देखिए यदि हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, यदि हम बात करें इक्वेशन की, तो PV बराबर क्या होता है mRT, या लिख सकता हूँ मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास को इधर लेके जाऊँगा तो ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा RT/P। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एयर की। तो एयर के लिए R की वैल्यू कितनी होती हैं 0.287 किलो जूल में आएगी। तो यदि जूल में लेंगे तो 287 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे तो हम क्या करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 300 केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101,325 पास्कल। इसको हम सोल्व करते हैं तो 0.82 आंसर आता है, जो कि आपके आ जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट मास है, तो ये हो जाएगा आपके मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो हमारा जो आंसर है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा 0.816 क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इफ रीहीटिंग ऑफ स्टीम और एयर इन रैंकाइन साइकिल परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लोअर स्टेज ऑफ टर्बाइन एग्जॉस्ट। देखिए यदि हम बात करें रैंकाइन साइकिल की, सॉरी यहाँ पे हम रैंकाइन साइकिल का डायग्राम बना रहे हैं। देखिए जब हमारा पंप से वाटर चला जाएगा बॉयलर में, ये बॉयलर में आपका हीट एडिशन हो जाएगा, और ये जो हीट एडिशन है ये एक्सपांड हो गई टरबाइन के अंदर। ठीक है, और यहाँ से ये आपका चला जाएगा वापस पंप के थ्रू बॉयलर में। ये तो हमारा हो गया सिंपल प्रोसेस। यहाँ पे बात हो रही है रीहीटिंग की। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक टरबाइन जो है पहले जिसमें एक्सपांड होगी उसका नाम है हायर प्रेशर टरबाइन। ठीक है, हम इसको वापस रीहीट कर देंगे, रीहीट करेंगे, और फिर हम इसको वापस एक्सपांड कर देंगे किस में, लो प्रेशर टरबाइन में, और फिर हम इसको वापस पंप के थ्रू बॉयलर में भेज देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस है 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 to 4 जो है ना ये TS डायग्राम है, ये ध्यान रखना। 3 to 4 ये क्या है, एक्सपांशन, एक्सपांशन, ये शायद आपको दिखेगा नहीं नीचे। तो 3 to 4 ये क्या है आपका एक्सपांशन है, और 5 to 6 भी एक्सपांशन है, लेकिन ये लो प्रेशर टरबाइन में और ये हाई प्रेशर टरबाइन में है। अब हम रीहीटिंग क्यों करते हैं,
रीहीटिंग करते हैं तो हमारा जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और स्टीम की क्वालिटी इंप्रूव होती है। स्टीम की क्वालिटी से इंप्रूव का मतलब क्या है, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ स्टीम टू द टोटल मास, यानी कि स्टीम उसमें कितनी है, तो मैक्सिमम स्टीम होनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा स्टीम होगी वो ड्राइनेस फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो जब हम रीहीट करते हैं तो वहाँ पे स्टीम की क्वालिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि टरबाइन की लाइफ भी इम्प्रूव होती है और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। देखिए कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरा होता है नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि जहाँ पे जो फ्लूइड है वो कंप्रेस होता है किसमें, एक छोटे से एनक्लोज्ड स्पेस में, ठीक है, तो वहाँ पे उसका प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जैसा कि हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वो इंजन की तरह होता है, वहाँ पे क्या होता है, पिस्टन जो है। तो यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की, तो रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, स्क्रू और ऑर्बिटल टाइप, ये चार प्रकार के जो है वो होते हैं आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। फिर हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव, जिसका दूसरा नाम है रोटोडायनेमिक, ठीक है। नॉन पॉजिटिव में कौन सा आ जाएगा, रोटोडायनेमिक कंप्रेसर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ये ध्यान रखना, जिससे क्या होता है प्रेशर इंक्रीज होता है और फ्लो जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो आपका रेडियल फ्लो टाइप, और रेडियल फ्लो टाइप जो है ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें जो फ्लो होता है वो रेडियल फ्लो होता है, रेडियल फ्लो टाइप। और एक होता है आपका एक्सियल फ्लो टाइप। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, रोटोडायनेमिक के। तो हमारा जो आंसर है वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों हैं ये कौन से हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। फॉर लोकोमोटिव और पोर्टेबल बॉयलर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर गेज इज मोर सूटेबल। यदि हम बात करें प्रेशर गेज की, तो प्रेशर गेज क्या होता है, प्रेशर गेज इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड द बॉयलर। तो प्रेशर गेज जो है वो बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर है वो मेजर करता है। ये दो टाइप का होता है, एक तो बॉर्डन प्रेशर गेज, दूसरा होता है डायाफ्राम प्रेशर गेज। कौन सा होता है, एक तो बॉर्डन प्रेशर गेज, दूसरा डायाफ्राम प्रेशर गेज। बॉर्डन भी दो टाइप का होता है, एक तो सिंगल ट्यूब, दूसरा होता है आपका डबल ट्यूब। डबल ट्यूब जो होता है ये रिजिड होता है, कैसा होता है, मोर रिजिड, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं लोकोमोटिव बॉयलर, यानी कि बेस्ट सुटेड फॉर लोकोमोटिव बॉयलर। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और डायाफ्राम प्रेशर गेज जो होता है इट इज यूज्ड फॉर लो प्रेशर गेज, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर काइनेटिक हेड इज गिवन बाय। देखिए काइनेटिक हेड क्या होता है, v²/2g, और प्रेशर हेड होता है p/ρg, और डेटम हेड जो होता है वो होता है आपका z से रिप्रेजेंट करते हैं। A centrifugal pump is having manometric efficiency is 80% and manometric head of 30 meter. If the tangential velocity at outlet of the pump is 20 meter per second, then what will be the velocity of whirl at the outlet of pump? G का वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी होती है मैनोमेट्रिक हेड, क्या होती है, मैनोमेट्रिक हेड टू द यूलर हेड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, GHM/VW2U2। देखिए 1 जो होता है वो हम इनलेट कंडीशन में और 2 रिप्रेजेंट करते हैं आउटलेट पे। तो यहाँ पे देखिए HM क्या है, HM आपका है मैनोमेट्रिक हेड, VW2, W यानी कि विर्ल वेलोसिटी, 2 यानी कि आउटलेट, तो आउटलेट विर्ल वेलोसिटी, और U2 क्या हो जाएगा, आउटलेट टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हम सिंपली इसकी वैल्यू रख देते हैं। हमको निकालना क्या है, विर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट, यानी कि VW2
टू की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमको वैल्यू जो दी है हम पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है आपको। एच एम मैनोमेट्रिक हेड कितना है 30 मीटर टू द VW2 इंटू U2 की वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए VW2 बराबर हो जाएगा 10 30, देखिए 20 इंटू 8 ये हो जाएगा आपके 16। अब हम इसको यदि सोल्व करते हैं सिंपली तो ये आ जाता है आपका 18.75 वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपको जो है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैनोमेट्रिक हेड टू द यूलर हेड और GHM/VW2 इंटू U2। A motor is pumping Q quantity of water through a pipe of diameter 100 mm with a velocity of 5 meter per second. After some years of working, the pipe was required to replaced with a new one whose diameter is 50 mm. The velocity of water will be। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यदि हम बात करें पाइप की तो पाइप कैसा भी लगा दो, हमको क्या है डिस्चार्ज सेम रखना है। तो डिस्चार्ज यदि सेम है तो डिस्चार्ज बराबर क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज सेम है तो A1V1 बराबर हो जाएगा आपके A2V2। एरिया क्या होता है π/4d² इंटू वेलोसिटी बराबर π/4d²। तो यहाँ पे जो π/4 तो कैंसिल हो जाएगा। डायमीटर हमको कितना दे रखा है 100, पहले 100 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे V2 लिखना है ना, तो D2 कितना है जो कि 50 है, स्क्वायर इंटू V2 हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके 100/50 का स्क्वायर इंटू 5 बराबर हो जाएगा आपके V2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए परफेक्ट गैस हैज़ बल्क मॉड्यूलस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेचर कांस्टेंट की। तो यदि हम बात करें PV बराबर क्या होता है MRT, M कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है। यदि हम टेम्परेचर B कांस्टेंट मान लें तो हमारा PV बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो PdV प्लस VdP बराबर हो जाएगा आपके 0। यदि मैं P की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा -VdP/dV। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है बल्क मॉड्यूलस की। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है K से रिप्रेजेंट करते हैं। K बराबर चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। यदि हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई डायमेंशन कम या ज़्यादा हो रही है तो नेगेटिव आएगा -dV/V। यानी मैं लिख सकता हूँ -∆P/, इसको ∆P लिख दो या dV लिख दो, एक ही बात है, ये हो जाएगा आपके। ये दोनों जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 है, यानी कि हमारा जो P है बराबर हो जाएगा आपके K के। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड वन हो जाएगा P। अब देखिए यदि हम बात करें यदि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह प्रोसेस जो होता है होता एडियाबैटिक, तब क्या होता वहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में P⁴ बराबर कांस्टेंट होता है। तो यदि हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये जो आपका बल्क मॉड्यूलस है इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा टाइम्स ऑफ P क्या गामा क्या है यहाँ पे एडियाबैटिक कांस्टेंट, ये किसके लिए एडियाबैटिक के लिए। और यदि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P बराबर K आ जाएगा। डिपेंडिंग ऑन डैश द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कुड राइज और फॉल। देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती हैं वो होती हैं आपकी प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा तो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यदि हम टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन जो है टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन तो वो हो जाएगी आपके प्रेशर हेड P/ρg प्लस डेटम हेड, साथ में क्या हो जाएगा काइनेटिक हेड या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी हेड
V²/2g। ठीक है, ये हो जाती है आपकी टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, ये हो जाएगी आपके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। फॉर द आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू? द रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन डिक्रीजेज विथ टाइम, चिल्ड लिक्विड वाटर इज यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट, द रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन इंक्रीज विथ टाइम। अब डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी ये आपको बताना है। तो यदि हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज की बात करें तो आप सभी को पता है हीट फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लेकिन यदि हम चिल्ड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें से हम हीट रिमूव कर रहे हैं, यानी कि इसका टेम्परेचर हम लो करेंगे और इसको बाहर हम इसकी हीट जो है निकाल देंगे। देखिए, जब हम आइस बनाते हैं तो क्या होता है कि पहले क्या होता है, वाटर होता है। जैसे मान लो इसमें वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है वाटर। हमारा जो फाइनल क्या है 0 डिग्री की हमको आइस बनाना है। तो जब शुरू में जो हीट है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगी क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है 37 और 0। फिर धीरे धीरे जैसे मान लो 10 डिग्री पे आ गया तो फिर इतना ही डिफरेंस रहेगा। तो जितना डिफरेंस कम होगा वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हीट कम रिड्यूस होगी। तो यानी कि द रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन डिक्रीज विद द टाइम, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जितना टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस होगा हीट उतनी फास्ट रिमूव होगी। वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजरिंग द फ्लो रेट ऑफ बोथ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखिए, वेंचुरीमीटर हम पाइप में यूज़ करते हैं जहाँ पे वाटर फ्लो होता है, हम गैसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यदि हम लिक्विड की बात करें तो वो हो जाएगा आपके इनकम्प्रेसिबल, गैसेस हमारी कंप्रेसिबल होती है तो हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। 100 न्यूटन फोर्स एक्ट फ्रॉम ए पॉइंट P जिसके डायमेंशन दे रखी है 0, 0, 0 टू द पॉइंट Q 1, 1, 1, देन द फोर्स इन न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए, जब बात आती है ना 2 पॉइंट की तो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूनिट वेक्टर। ये हमने वेक्टर में 12th में पढ़ा था और मैकेनिक्स में पढ़ते ही हैं। यूनिट वेक्टर को हम पी क्यू उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये क्या होता है? पी क्यू अपॉन पी क्यू का मोड हो जाएगा। अब पी क्यू क्या है? देखिए, पॉइंट दोनों में डिफरेंस 1 - 0 आई कैप हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 - 0 जे कैप प्लस 1 - 0 के कैप अपॉन हो जाएगा मोड ऑफ पी क्यू, यानी कि 1 - 0 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो पी क्यू जो है हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है फोर्स जो है अलोंग द पी क्यू, तो फोर्स अलोंग पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपके फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे फोर्स कितना दे रखा है? 100 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 100 अपॉन √3 आई कैप जे कैप के कैप। द कंडीशन अंडर विच W बराबर PdV इज नॉट ट्रू। देखिए, एक तो वर्क डन हमारा PdV होता है, एक वर्क डन होता है -VdP। ये जो होता है ये ओपन सिस्टम के लिए होता है और ये हमारा होता है क्लोज सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे देखिए, और वर्क डन जो है PdV ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। नो विस्कस इफेक्ट विद इन द सिस्टम इज क्लोज्ड। ये बात सही है क्योंकि हमने ये जो PdV होता है वो क्लोज सिस्टम के लिए होता है और ये होता है ओपन सिस्टम के लिए। इफेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ये भी सही है। प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, हमने क्या बात की है कि ये जो वर्क डन होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। एरिया अंडर PV कर्व रिप्रेजेंट। देखिए, PV डायग्राम का जो एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 2 ऑप्शन जो है वो वैसे ही गलत हो जाएगा, हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब बात आ रही है फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस क्या है? यानी कि ओपन सिस्टम, और नॉन फ्लो का मतलब होता है क्लोज सिस्टम। तो PV कर्व जो है उसका एरिया जो है वो क्लोज सिस्टम के लिए होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था
कि जो एरिया W बराबर PdV होता है वो क्लोज सिस्टम के लिए होता है। If the sum of virile component of velocity at inlet and outlet of a DeLaval turbine is found to be 1200 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सम ऑफ विरल कंपोनेंट, यानी कि आपको इनलेट VW1 और VW2 दोनों का समेसन आपको दे रखा है कितना, 1200 मीटर पर सेकेंड। एंड मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इज 15 किलोग्राम पर मिनट। तो मास फ्लो रेट आपको कितना दे रखा है, 15 किलोग्राम पर मिनट दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड में। देन टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ब्लेड इज, देखिए यदि हम बात करें डीलावल टरबाइन की, डीलावल टरबाइन जो होता है वो सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन होता है। इसमें एक नोजल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड की जो प्रेशर एनर्जी है उसको जो है काइनेटिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, ये करता है नोजल, ठीक है। और इसी काइनेटिक एनर्जी को जो हमारा रोटर होता है वो यूज़ करता है और उसको रोटेट होता है। तो ये एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है रोटर यूज़ होता है। तो डीलावल टरबाइन आपको ध्यान रखना है सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन होता है। अब हमको पूछा गया है टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ब्लेड इज। तो यदि मैं बात करूं टेंजेंशियल फोर्स की तो वो होता है मास फ्लो रेट इनटू विरल वेलोसिटी VW1 प्लस VW2। तो हमारा मास फ्लो रेट कितना है, 1/4 किलोग्राम पर सेकेंड, और विरल वेलोसिटी है आपकी 1200 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा 300 न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। In a petrol engine, hydrocarbon emission is found minimum in the exhaust during deceleration, cruising, acceleration और idling। idling का मतलब होता है कि इंजन नॉर्मली चल रहा है, जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की और हमने अभी चलाई नहीं है, वो चल रहा है, तो वो आइडलिंग कंडीशन। क्रूजिंग स्पीड होती है जब हमारी जो एवरेज अच्छी स्पीड होती है, जहाँ पे हमारा जो वो मीटर होता है वहाँ पे ग्रीन सिग्नल ग्रीन दे रखा होता है, वो क्रूजिंग स्पीड होती है। एक्सेलरेशन आप सभी को पता है, स्पीड बढ़ाते हैं उसको कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। डी एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। जब हम एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तब यहाँ पे पावर जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है। जब पावर रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगी ना तो जो कंबशन है वो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। तो जब हमारा कंबशन कंप्लीट होगा तो वहाँ पे जो इमिशन है, ये इमिशन जो है हाइड्रोकार्बन का वो मिनिमम होगा। तो हमारा जो आंसर है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और जब हम गाड़ी को डी एक्सेलरेट करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो कंबशन है वो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा और यहाँ पे मैक्सिमम जो है हाइड्रोकार्बन इमिशन होगा। तो हमारा जो आंसर है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। Lubricating oil is insufficient in the case of mixed lubricating system when throttle is। देखिए मिक्स्ड लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए आपने गाड़ी देखी होगी जो हमारी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ लूना, ठीक है, पुराने गाड़ी में उसमें क्या होता है कि 2 स्ट्रोक इंजन आता था। और 2 स्ट्रोक इंजन में आप सभी को पता है कि ये जो 2 स्ट्रोक होता है इसमें 2 ही प्रोसेस होते हैं, यानी कि इसमें सक्शन भी इधर होगा और साथ में फिर कंप्रेशन भी इधर होगा। तो यहाँ पे इसका जो सम्प होता है नीचे वाला, इसमें हम ऑयल नहीं रख सकते, क्योंकि पूरे में ही फ्यूल रहता है। तो हमारा जो इंजन है उसमें तो ऑयल चाहिए लुब्रिकेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। अब ये मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा जो पुरानी गाड़ी है, जैसे लूना की मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें 2 स्ट्रोक इंजन होता है। तो वो जब पेट्रोल भरवाता है तो वहाँ पे एक छोटी सी पुड़िया भी डलवाता है। वो जो पुड़िया होती है वही ऑयल होता है। वो ऑयल जो है वो हमारे फ्यूल में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लुब्रिकेशन होता रहता है और साथ में वो एग्जॉस्ट भी हो जाता है। लेकिन हमारा 4 स्ट्रोक इंजन, जैसे आजकल की बाइक जो है उसमें 4 स्ट्रोक इंजन होता है, तो उसमें नीचे जो सम्प होता है उसमें ऑयल अलग से भरा रहता है।
जैसे हम कैस्ट्रोल ऑयल भरवाते हैं वो वाला। तो ये सिस्टम जो है 2 स्ट्रोक इंजन में होता है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। अब देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है लुब्रिकेटिंग ऑयल इज इनसफिशिएंट इन केस ऑफ। अब ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल कब नहीं होगा, जैसे मान लो हमारी जो ये गाड़ी है ये ढलान में चल रही है, ठीक है। ढलान में जब चल रही है, हमने रेस देना बंद कर दिया तो ये चल रही है, तो इंजन तो अंदर चल ही रहा है, लेकिन हमारा जो थ्रोटल वाल्व है वो क्लोज्ड हो गया है, ठीक है। तो जब क्लोज हो गया तो फ्यूल आ ही नहीं रहा है, तो अंदर लुब्रिकेशन होगा कहाँ से। तो जब हम ढलान की कंडीशन में चलते हैं ना, तब ये प्रॉब्लम आती है किसमें, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में। तो देखिए क्वेश्चन मैं एक बार वापस पढ़ता हूँ। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज इनसफिशिएंट इन केस ऑफ मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम व्हेन थ्रोटल इज फुली क्लोज्ड। फुली क्लोज कब होगा, जब हमारे ढलान की कंडीशन आएगी, हमारी गाड़ी लुढ़क के जाएगी आगे, और हम क्या करेंगे जो है वो स्पीड देना बंद कर देंगे। तो जब हम स्पीड देंगे ही नहीं तो हमारा थ्रोटल वाल्व क्या हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया और अब आप कभी नहीं भूलोगे कि मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इंक्रीज भी जनरली होती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं तीसरे पार्ट में। अगले पार्ट में हम बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताना। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, इसका मतलब आप 100% आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।